हेलो स्टूडेंट्स, अपन इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है वो आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट भी है, इसमें से एक 1 मार्क्स से क्वेश्चन आमतौर पे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है वो है हाइड्रेसिस कर्व। ये हाइड्रेसिस कर्व का दूसरा नाम यहाँ पे BH कर्व के नाम से भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेफिलियर वक्र। एक्चुअली में क्या होता है, ये एक मतलब कर्व ड्रॉ किया जाता है किस किस के बीच में, B और H, किस किस के बीच में, B और H। किसके लिए ड्रॉ किया जाता है, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, लो चुंबकीय पदार्थ के लिए। मतलब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए B और H के बीच में जो कर्व हमें मिलता है उस कर्व को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रेसिस कर्व बोलते हैं या सेफिलियर वक्र बोलते हैं। कैसे बनता है, क्या बनता है, सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व ड्रॉ करेंगे किस किस के बीच में, H और B। H का नाम यहाँ पे आपको सभी को पता है, क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। आया था ना पहले आपके पास, क्या नाम था यहाँ पे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में था चुंबकन क्षेत्र तीव्रता। आगे था दूसरा यहाँ पे B, मैग्नेटिक फील्ड सभी को पता है, परंतु यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन नाम दे रखेंगे इसका। क्या नाम रखेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या होता है, उत्पन्न होना। तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब भी क्या है, यहाँ पे उत्पन्न होना। ये है यहाँ पे, इसकी आपको पता है टेस्ला होती है, इसके ऊपर आपको क्या होती है, एम्पियर पर मीटर होती है। क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, और इसकी सभी को पता ही है क्या होती है, टेस्ला, ठीक है। और किसके लिए ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब लो चुंबकीय, जैसे मान लीजिए आयरन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इस रूम की बात करते हैं, क्या करते हैं, इस रूम की बात करते हैं, और अभी इस रूम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जो अप्लाई किया जाता है, मतलब अभी इस रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है, ठीक है। और इस रूम के अंदर मान लीजिए आयरन रोड है, ये रखी हुई है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन, ये चुंबकित होगी, क्या मैग्नेटाइज हो रखी है, क्या अभी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं इस रूम के अंदर, नहीं हो रखी ना। तो इसके अंदर इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उत्पन्न हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है इसका, 0। क्यों, क्योंकि मैग्नेटाइज अभी हुई ही नहीं है। तो वो उस पॉइंट को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो क्या है, इनिशियल पॉइंट हो गया, ओरिजिनल पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, मैं अब लगा दिया मैंने, और धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। मतलब क्या बढ़ा रहा हूँ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी क्या कर रहे हो, लगातार बढ़ा रहे हो, तो ये मैग्नेटाइज होगा कि नहीं होगा, और ये मैग्नेटाइज होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा लगातार। अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे H बढ़ेगा वैसे वैसे B बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये बताइए आपने। अरे बढ़ेगा ना B की वैल्यू, ठीक है। और एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, ये सैचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट का मतलब संतृप्त, मैक्सिमम हो गया। इसके बाद कितना भी H बढ़ा दो उसके बाद और ज्यादा मतलब मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटाइज होने का मतलब अब कितना भी बढ़ा दो आगे मैग्नेटाइज नहीं होगा। कोई तो लिमिट होगी ना भाई इसकी, भाई आप इसके आगे बढ़ा दो चाहे, अभी ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, सैचुरेट पॉइंट बोलते हैं। कोई दिक्कत है, दोबारा सुनिए। स्टार्टिंग में मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना था, 0, तो मैंने इंडक्शन से क्या था, 0। जैसे जैसे अपना H की वैल्यू बढ़ाते गए, इसके मैग्नेटाइज होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। एक पॉइंट ऐसा आ गया जिसके बाद H की वैल्यू बढ़ाओगे तो B की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, क्या है ये, मान लीजिए मैग्नेट है, और ये क्या है, आयरन रोड है। आप इसके पास लेके गए, इसके पास रख दिया, तो ये क्या हो, मैग्नेटाइज हो गई।
अब इसको मैग्नेट को हटा दें तो क्या ये मैं अभी एकदम से जीरो, या इसके अंदर फिर भी कुछ क्या रह जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है ना, तो इसके चारों तरफ अब भी कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो मतलब यही कर रहे हैं हम कि वापिस हम क्या करते हैं, अब वापिस x की वैल्यू को क्या करते हैं, कम करते हैं, और कम करते करते क्या आ जाए, क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया। क्या कर दिया, जीरो करने के बाद की कुछ वैल्यू रह गई, नहीं रह गई, किसकी, मैग्नेटिक इंडक्शन की। ऐसा होता नहीं होता हमारे रियल लाइफ में, अपन देखते हैं, अरे देखते हैं ना, ऐसा होता है ना, मतलब कुछ वैल्यू, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू वापस जीरो करने पर मैग्नेटिक इंडक्शन की कुछ वैल्यू क्या हो जाती है, रह जाती है, और उस वैल्यू को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं क्या, रेटेंटिविटी, धारणशीलता। क्या नाम होता है, धारणशीलता, मतलब रेटेंटिविटी। अब आपके एग्जाम में आएगा डिफाइन रेटेंटिविटी। क्या, डिफाइन रेटेंटिविटी, मतलब धारणशीलता को परिभाषित कीजिए। ठीक है कि नहीं? तो क्या कहेंगे, BH करो में, किसमें, कौन सा करो ये, BH करो में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो करने पर, क्या करने पर, वापिस जीरो करने पर, क्योंकि तो स्टार्टिंग में तो जीरो थी ना, वापिस जीरो करने पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू रह जाती है, उस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, रेटेंटिविटी। ठीक है, द वैल्यू इन BH का, किसमें, इन BH करो, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर बिकम जीरो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मतलब आफ्टर बिकम वापिस से जीरो होने पर, समझ गए क्या, मतलब मैग्नेटाइजिंग मतलब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की वापिस वैल्यू जीरो होने पर लो चुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकीय प्रेरण की वैल्यू रह जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, धारणशीलता बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कोई दिक्कत है? तो आपके पास ग्राफ कहाँ तक आ गया, O A और स्मॉल A और B, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोबारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब x की वैल्यू दोबारा बढ़ाते हैं, परंतु डायरेक्शन क्या होगी, अगले अपोजिट होगी। पहले मान लीजिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बढ़ा रहे थे, कौन सी साइड में बढ़ाएंगे, राइट साइड में बढ़ाएंगे। तो राइट साइड में बढ़ाएंगे तो जो ये आयरन रॉड इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन रह गया था ना, उसकी डायरेक्शन तो कैसे थी, इधर थी, क्योंकि पहले हमने इधर बढ़ाया था। तो उसे आपको पता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्स्ट्रामैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटाइज। तो पहले इधर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इधर ही मैग्नेटाइज हुआ था ना, अभी इधर लगाएंगे तो इसके अंदर जो रह गया है वापस वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा ना। क्यों भाई, ये जो लगा रहे हैं इसका जो मैग्नेटिक फील्ड उसको कैंसिल आउट नहीं करेगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, अरे करेगा ना। तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो रह गई थी वैल्यू वो क्या होना स्टार्ट हो गई, कम होना स्टार्ट हो गई, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां की वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अरे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी। पर जीरो कब हुई, जब अपोजिट डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया, क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई की। तो इस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, कोरेसिविटी। क्या बोल देते हैं, कोरेसिविटी बोल देते हैं, मतलब निग्राहिता। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी में निग्राहिता बोलते हैं। अब आपके एग्जाम में आ जाएगा डिफाइन कोरेसिविटी, निग्राहिता को परिभाषित कीजिए। तो क्या बताओगे, इन BH का द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन at which the magnetic induction in ferromagnetic substance is zero is called कोरेसिविटी। मतलब BH वक्र में, इसको BH वक्र में बोल देते हैं, BH वक्र में चुंबकन क्षेत्र विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र तीव्रता की वह वैल्यू जिस पर दो चुंबकीय पदार्थों में चुंबकन प्रेरण का मान शून्य हो जाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, निग्राहिता। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है।
तो दो डेफिनेशन आई आपके पास, आगे नहीं आगे। अब और क्या करें, अब इसके बाद और बढ़ाएं, विपरीत दिशा में और बढ़ाएं तो क्या होगा, दोबारा क्या होने लग जाएगा, वो दोबारा क्या होने लग जाएगा, मैग्नेटाइज, दोबारा मैग्नेटाइज होने लग जाएगा। फिर एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, वही सैचुरेट हो जाएगा। फिर दोबारा वही वापस करते हैं, कम करते हैं तो दोबारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर दोबारा होने लग जाएगा। इस प्रकार से आपके पास आपको यहाँ पे क्या मिल गया है, देखिए कंप्लीट O B C D E F क्या मिल गया है आपको, वक्र मिल गया, कर्व मिल गया, नहीं मिल गया, कौन सा मिला, A B C D E F A मिल गया, नहीं मिल गया, ये पूरा एक वक्र मिल गया। इसी वक्र को हमने क्या कहा था, हाइटेसिस का सर्किल है वक्र का। तो आपसे बता दोगे ना, यही तो कहा था ना कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बी और एफ के बीच जो वक्र जो ड्रॉ करते हैं उस वक्र को हम क्या बोल देते हैं, बी एच वक्र बोलते हैं। और इसके बीच में दो डेफिनेशन आई हैं, तो आमतौर पे क्या पूछा जाता है, दो डेफिनेशन पूछी जाती है। कोई दिक्कत आएगी क्या, कर दोगे, ठीक है। तो ये तो था आपका हाइटेसिस कर्व। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो हाइटेसिस कर्व का जो एरिया आया है ना, ये वाला एरिया, जिस सब्सटेंस का एरिया ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी का लॉस भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और कम होता है उसका कम होता है। कई बार ड्रॉ करवा लेते हैं कि हाँ स्टील और आयरन का हाइटेसिस कर्व ड्रॉ कीजिए एक नंबर में, ठीक है। तो कैसे आता है उसका ग्राफ, यहाँ पे H और यहाँ पे B। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। ये तो क्या आप किसके लिए होता है, आयरन के लिए, और ये किसके लिए होता है, स्टील के लिए, ठीक है ना। मतलब स्टील का एरिया ज़्यादा होता है, आयरन का क्या होता है, कम होता है। ये आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है, कोई दिक्कत है। हाइटेसिस कर्व के आधार के ऊपर एक दो नंबर के क्वेश्चन और पूछ ले जाते हैं, क्या जो परमानेंट मैग्नेट, कौन से मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट हैं, वो कौन से मेटेरियल के बनाए जाते हैं, जिनकी रेटेंटिविटी और कोएसिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी तीनों ही क्या होती हैं, हाई होती हैं। ऐसे मेटेरियल से बनाया जाता है, समझिए क्या। और वो क्या होता है, कौन सा होता है, एल्निको, कौन सा होता है, एल्निको, या स्टील भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्टील और एल्निको। एल्निको का मतलब एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, ठीक है, इससे बनाया जाता है। और इसका यूज कहाँ पे होता है, गैल्वेनोमीटर में होता है, एमीटर में होता है, और म्यूजिक स्पीकर नहीं होता क्या, म्यूजिक सिस्टम होता है, उसमें भी होता है। देखा है ना आपने, गैल्वेनोमीटर में, एमीटर में होता नहीं होता है, म्यूजिक सिस्टम में पीछे स्पीकर के पीछे नहीं लगा होता, उनमें इनका यूज होता है। परमानेंट मैग्नेट का नहीं होता क्या, तो इस प्रकार से आपसे 1 मार्क्स से पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से यूज पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक जो होती है वो कैसे, किससे बनाई जाती है, जिसकी रेटेंटिविटी तो क्या होती है, लो होती है, और परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। वो ऐसे मेटेरियल से बनाया जाता है जिसका नाम होता है यहाँ पे आयरन, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ पे होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, मोटर स्टार्टर है, इनमें इनका क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। कई इलेक्ट्रिक टॉयज जो होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है, ठीक है ना, इसका यूज होता है। एक नंबर में वो पूछ लिया जाता है क्या, वो ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर किससे बनाया जाता है, सेम कंडीशन, रेटेंटिविटी क्या होती है, लो होती है, और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है,
हाई होती है, ऐसे से बना। और ये इसको बोलते हैं म्यू मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू मेटल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कई प्रकार की मतलब जो मेटल्स हम मिलाए जाते हैं, तो एक प्रकार की एलॉयज होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं? म्यू मेटल बोलते हैं, तो उससे ये बनाया जाता है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे ये चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स वो करवाते हैं आपको। हाँ, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाता हूँ, देखिए। जैसे देखिए क्या रहा है, ध्यान से सुनना। 2 एक मिनट, The pole strength of a magnet of effective length 5 cm is 40 एम्पियर मीटर। मतलब जो एक मैग्नेट है उसकी दो चीजें दी गई हैं, एक तो पोल स्ट्रेंथ मतलब ध्रुव प्रबलता दी गई है। किससे लिखा था हमने? याद है क्या आपको? m से लिखा था ना, m की पॉजिटिव उसकी नेगेटिव। कितनी दी है? 40 एम्पियर मीटर, ठीक है। और उसकी इफेक्टिव लेंथ मतलब प्रभावी लंबाई दी गई है आपको, L की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर का मीटर बनाओ तो 0.5 मीटर बन गया, नहीं बन गया? L हम वहाँ पे क्या लिखते थे? 12 से लिखते थे ना इफेक्टिव लेंथ को। किससे लिखा था? 12 से। तो 12 लिख लो सीधा यहाँ, ठीक है। ये दिया। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, कैपिटल M निकालिए। क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का? बताइए। याद है क्या? किसी भी पोल स्ट्रेंथ और उन दोनों के बीच की दूरी है ना, उनके प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो दोनों की वैल्यू है आपके पास, कर दीजिए। स्मॉल m की कितनी है? 40। कितनी है? 0.05। पॉइंट पर हटाओगे तो क्या लगेगा? नीचे 100 लग गया। तो 0 से 0, 5 से 2 और 2 से 2, तो कितना आ गया? 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया है? मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। कोई दिक्कत है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज 5 एम्पियर मीटर। करंट कैरिंग कॉइल आपके पद की बार यहाँ पे ध्यान दीजिए। कैसी कॉइल है? करंट कैरिंग कॉइल। उसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है आपको। कितना दे रखा है आपको? 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर दे रखा है। इफ वी हाल्व इट्स रेडियस एंड करंट टू ट्वाइस। रेडियस को कितना कर दिया भाई आपने? यहाँ पे रेडियस को मतलब हाफ कर देते हो। हाफ का मतलब हाफ कर दिया। और करंट को कितना कर दिया? डबल। क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। तो अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना वो निकालिए। समझ गए क्या? अरे समझे आप? तो मतलब पहले मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? मान लीजिए पहले रेडियस r थी, तो अब कितनी हो गई है? r डैश हो गई है। तो हाफ कर दिए तो मतलब कितनी हो गई? r/2। करंट मान लीजिए पहले I था, कितना हो गया? I डैश। तो कितना हो गया? 2I हो गया। अब आपको पता है m इक्वल टू तो क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब IA स्क्वायर क्या होता है? NI ये बताया था ना आपको, IA NIA। ए का मतलब एरिया। कैसी कॉइल है? अरे कैसी कॉइल है? सर्कुलर है ना। सर्कुलर का क्या होता है? A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो m इक्वल टू क्या गया? I पाई आर स्क्वायर। और m डैश इक्वल टू क्या गया? m डैश क्या हो जाएगा? I डैश पाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको तो m डैश निकालना है तो m डैश को ऊपर लिख लो। तो m डैश अपॉन में m इक्वल टू क्या गया? बोलो। I डैश पाई आर डैश स्क्वायर और I पाई आर स्क्वायर। और पाई से पाई कट गया। m डैश अपॉन में m। I डैश की वैल्यू कितनी है? 2I। r डैश की वैल्यू कितनी है? r/2 का होल स्क्वायर अपॉन में I की जगह I और r स्क्वायर की जगह r। तो m डैश अपॉन में m क्या है? 2I r स्क्वायर अपॉन में 2 का 4 हो जाएगा ना। तो
हो जाएगा 4 नीचे लिख दिया आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर से आई आर स्क्वायर कितना आ गया 2, तो m डैश इक्वल टू क्या आ गया, m ऊपर ले जाओ m बाई 2 आ गया, और m की वैल्यू कितनी थी 5 बाई 2, तो मतलब m डैश की वैल्यू कितनी आ गई है 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है ना, कर दोगे ऐसे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है इसके अंदर। और देख लो कह रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। आपको पता है हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, वैसे तो दे रहे न्यूमेरिकल में, पर पता होना चाहिए कितनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, और स्पीड कितनी होती है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड होती है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। वैसे दे रखी है न्यूमेरिकल के अंदर, और आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है किसका, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। टॉपिक करवाया मैंने आपको रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, क्या है आंसर आपको ध्यान हो तो हाफ EVR आया था नहीं आया था, मेरे हिसाब से सभी की वैल्यू है आपके पास हाफ E इलेक्ट्रॉन अब क्या गया 1.6 × 10⁻19 V कितना है 2.2 × 10⁻6 R कितना है, इसको चेंज कर दो 0.53 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है -10, अरे होता ना, तो क्या आ जाएगा 0.53 × 10⁻10 अपॉन में क्या है 2, हो गया 2 से कट जाएगा 1.1 आ गया। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, पावर को ठीक कर लो पहले तो, -19 और 10 -29 और प्लस का 6 कितना 29 में से 6 करो, माइनस का 23 माइनस के 23 इन पॉइंटों को भी लगा दो 1 2 और 2 4 और बढ़ गई, तो क्या होगा -27, तो क्या क्या 10⁻⁻27, तो ये हो गया। क्या क्या बचा यहाँ पे 16 बचा, 11 बचा और ये बचा, इन तीनों का 53 बचा, इनका तीनों का आपस में करो। हाँ भाई पहले तो 16 को 11 से कर लो, 66 6 17 ये तो आएंगे 6 7 1, तो कितना गया 6 1936 हो गया। इसको कितने से करना है 53 से, तो क्या आ जाएगा 18 10 28 5 है ना, देखते रहना मैं तो मिस्टेक ना कर दूँ। 30 0 3 15 3 18 3 1 45 करेंगे 46 5 5 4 9 8 0 16 12 10, ये आ गया आपके पास, कितना आ गया 10 2608, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो 10 कर दो या 1 पॉइंट करोगे, जो भी करना चाहो 1 पॉइंट कर दो या 10 पॉइंट कर दो, 10.26 कर दो इंटू में 10⁻29 हो जाएगा। क्या है यहाँ पे एम्पियर मीटर, आपके पास आंसर। कोई दिक्कत है, बुक की कोई दिक्कत नहीं है, बुक में मिले या ना मिले अपन अपने हिसाब से कर कितने पॉइंट तक रखा पता नहीं बुक के अंदर। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, मिस्टेक हो गई हो तो, ठीक है ना। ये जो मल्टीप्लाई वगैरह एक बार देख लेना, कहीं मिस्टेक ना हो गई हो तो आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बुक में इसका आंसर मिल नहीं रहा है, इसका मतलब या तो बुक में मिस्टेक हो सकती है या फिर अपनी खुद की भी कैलकुलेशन क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो चेक कर लेना एक बार इसको और देखना। जैसे एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, बहुत है इतने ही आते हैं इसमें। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है इसमें, जो न्यूमेरिकल आता है उस टाइप के न्यूमेरिकल में एग्जाम में आपको करवा रहा हूँ, या तो इस टाइप में पूछते हैं या फिर एक टाइप और है उसमें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जो रिलेशन करवाया था μr = 1 + में जाए वाला,
उसमें के वास्ते मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामेट्रिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रखी है, किससे लिखा था भाई, जाइल से। कितना लिखा है 2.7 इंटू में 10⁻⁴ भी रखी है। कैलकुलेट इट्स परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब दो चीजें निकालनी है आपको, म्यू भी निकालना है और म्यू आर भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है कि नहीं है। तो आपको ध्यान हो, हमने रिलेशन निकाला था म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस में z, निकाला था, याद है। चलो ठीक है, पहले म्यू आर निकाल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल दीजिए। तो म्यू आर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास है 1 प्लस में 2.7 10⁻⁴, ठीक है ना। इसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दो। ऐड करना आता है कि इसको कैसे करोगे, इसको ऐड, इसको क्या काम करो, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 लगा दिए ना। इंटू में 10⁻⁴ लिख सकते हैं ना, इसके 1 के अरे लिख सकते हैं, देख लो 10 पर नीचे जाएंगे, 4 जीरो कर देंगे, 1 ही तो बचेगा प्लस में 2.7 इंटू में 10⁻⁴। अब देखो 10⁻⁴ क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्या बच गया अंदर 1, मतलब 10,000 और ये 2.7, तो कितना आ गया 10,000 2.7 आ गया, इंटू में 10⁻⁴ हो गया नहीं हो गया। ये आपके पास क्या आ गया है, रिलेटिव परमेबिलिटी आ गया। कोई दिक्कत है, कर दोगे, अरे ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, म्यू भी निकालना है। तो आपको पता है म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन में म्यू नॉट। आपको तो म्यू निकालना है, तो म्यू को कैसे करोगे, म्यू आर इंटू में म्यू नॉट। तो म्यू इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू तो आपके पास है, कितनी है 1000 इंटू में 10⁻⁴ इंटू में म्यू नॉट की वैल्यू सभी को पता है क्या होती है 4 पाई -7, अरे होती ही नहीं होती है। तो इसको आप सोल्व कर लेना भैया, अपने आप जो भी आता है कर दोगे, नहीं कर दोगे, अरे मल्टीप्लाई तो करना है, कर दो। अब कितना आ जाएगा बोलो, 4 से मल्टीप्लाई करो 28 2 8 10 0 0 1 आ गया, पॉइंट लगेगा ना यहाँ, ऐसे तो लगेगा। इंटू में 10⁻⁷ अच्छा है, कोई दिक्कत है, पॉइंट आगे पीछे करना हो कर लो, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, इतना आज कल काफी है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल से न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे।